जी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको बेसिक्स अकाउंटिंग के, बुक कीपिंग के बेसिक्स समझाऊंगा। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग एंड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होने ज़रूरी हैं। जैसे अकाउंटिंग जो स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में इसको हम बुक कीपिंग बोलते थे। बुक कीपिंग ही एक छोटा सा पार्ट था अकाउंटिंग का। अभी एडवांस वर्ड आप देखेंगे तो उसको अकाउंटिंग बोल रहे हैं। अकाउंटिंग में ही स्टार्टिंग का पोर्शन जो है उसको बुक कीपिंग बोलते हैं। और बुक कीपिंग जो स्टार्ट हुआ है वो लुकास पेसिली ने शुरू किया था। अकाउंटिंग के जो हम कहें कि ओरिजिन जिस पर्सन ने किया था वो उसका नाम लुकास पेसिली है। और इंडिया में जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI, यही इंस्टीट्यूट इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म करता है। रूल्स रेगुलेशन अकाउंटिंग के यही इंस्टीट्यूट बनाता है। वर्ल्ड की बात करें तो एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो है AICPA। हर एक कंट्री में अलग अलग एपेक्स इंस्टीट्यूशन हैं, पर AICPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये जो रूल्स प्रोवाइड करता है वही रूल्स को बेस बनाया जाता है आगे के स्टैंडर्ड्स फॉर्म करने के लिए। तो बेसिक स्टैंडर्ड्स जो AICPA बनाता है उसी को बेस बनाकर आगे के रूल्स, जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ भी बेस स्टैंडर्ड वही होते हैं। IFRS बेस बनता है तो उसके बेस पर ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉर्म करते हैं। इसके बाद AICPA ने जो डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग से रिलेटेड, डेफिनेशन आपके यहाँ पे विजिबल है स्क्रीन पर। द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA defines accounting as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। ये पूरी डेफिनेशन को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो 4 पार्ट्स हैं उनको हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। इसमें पहला रिकॉर्डिंग है, दूसरा यहाँ पे क्लासिफाइंग आप लोगों को दिख रहा है, तीसरा है समराइजिंग, और लास्ट जो पार्ट है, लास्ट फंक्शन जो है वो है इंटरप्रेटिंग। तो 4 फंक्शंस हैं अकाउंटिंग के। हम अगर देखें, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और इन्हीं में अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है। अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, मतलब जो मनी वाले मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को आप रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज़ करते हैं अकाउंटिंग में। चलिए पहले देखते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या है। रिकॉर्डिंग की स्टेज पे चलते हैं। दीज आर 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग जो अभी हमने डेफिनेशन में देखे। पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग, और रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ओनली इन सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। तो पहले आपको ये समझना होगा कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। जब भी आप सेल परचेज़ करते हैं अपने लाइफ में तो उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बोलें तो ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और अगेंस्ट एनी अदर गुड्स और सर्विस। आप पैसे के बदले प्रोडक्ट का एक्सचेंज करिए या किसी दूसरे प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट का एक्सचेंज करिए, उसको आप ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ आपने कुछ परचेज़ किया, स्टेशनरी परचेज़ करी, जैसे दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में आप सेल्स करते हैं, वो ट्रांजैक्शन है। प्रोडक्ट के बदले आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो भी ट्रांजैक्शन है। तो जहाँ पैसे से आप चीज़ें खरीदते और बेचते हैं उसको बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मनी वाली ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और जहाँ आप प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट का एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसा पहले के टाइम में होता था, एंशियंट टाइम में, जब मनी इंगेज नहीं था ट्रांजैक्शंस के लिए, तो लोग प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज करते थे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो गेहूं के बदले चावल एक्सचेंज कर लिए जाते थे। तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन को पुराने टाइम में होती थी। इसको बार्टर सिस्टम भी बोला जाता था, वो इसी में आगे स्लाइड में विजिबल आपके सामने होगा।
तो ट्रांजैक्शंस हुई जब आप सेल परचेज़ कर रहे हैं, पैसे में जो सेल परचेज़ होता है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है जी? सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ये पहले पॉइंट में आपको दिख रहा है, केवल पैसे वाली ट्रांजैक्शन को सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। Exchanging of goods and services against money is called monetary transaction, and exchanging of goods and services against any other goods and services is called non-monetary transaction. This system is also called barter system. तो ये पहले के टाइम में होता था, जब आप गुड्स के बदले गुड्स सर्विसेज का एक्सचेंज करते थे तो उसको बार्टर सिस्टम बोला जा रहा है। मनी के बदले जब आप गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर आप। इसके बाद एक और बात मैंने बोली थी, ट्रांजैक्शन के साथ साथ आप इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, और इवेंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विस। मतलब आप पैसा दे रहे हैं या आप पैसा ले रहे हैं, पर आपको बदले में कोई भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, उस चीज़ को हम बोलते हैं इवेंट। तो इवेंट को भी रिकॉर्ड करेंगे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाएगा, नोट किया जाएगा, पर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की बात हम कहीं भी नहीं करेंगे पूरी अकाउंटिंग में। यहाँ पर इवेंट का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, मान लीजिए एनजीओ चलाते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप चला रहे हैं, और उसमें आपको कोई डोनेशन मिली, किसी ने आपको पैसा दान दिया, तो जो आपको मिल रहा है दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन। बदले में आप उसे कुछ नहीं देते, आपको डोनेशन मिली, उसको इवेंट बोला जाएगा। ऐसे ही आप अगर किसी को पैसा दान दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे चैरिटी। तो चैरिटी भी एक टाइप का इवेंट ही है, इसको भी आप अकाउंटिंग में नोट करेंगे। जब पैसा आप देते हैं तो चैरिटी होता है, जब आपको पैसा मिलता है दैट इज़ कॉल्ड डोनेशन, और इन दोनों में ही एक्सचेंज नहीं होता है गुड्स का या सर्विसेज का, तो इसको इवेंट बोला जा रहा है। ये भी रिकॉर्ड होता है अकाउंटिंग में। रिकॉर्डिंग वाली स्टेप में हम टोटल सब्सिडियरी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और देयर आर 8 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। 8 तरीके की सब्सिडियरी बुक्स बनती हैं, जिसमें जो नाम है वो मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ विजिबल नहीं होंगे। पहली बुक होती है कैश बुक, उसके बाद परचेजेस बुक, दैन सेल्स बुक, परचेजेस रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ जो आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बेसिक अकाउंटिंग में जो स्टार्ट करना है, जर्नल प्रॉपर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक देखी जाती है। उसी के साथ साथ कैश बुक भी है, जिसे सब्सिडियरी बुक बोल रहे हैं हम यहाँ। कैश बुक प्राइमरी नेचर की बुक भी होती है, तो कैश बुक की दोनों नेचर हैं, सब्सिडियरी एज वेल एज प्राइमरी। वो आगे डिस्कस करेंगे हम इसी आने वाली सीरीज़ में। तो रिकॉर्डिंग में जो बेसिक चीज़ें हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के हिसाब से देखें तो जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्रीज बनाना, या फिर सब्सिडियरी बुक प्रिपेयर करना, ये होता है रिकॉर्डिंग में। इसके बाद आप जब जर्नल प्रॉपर तैयार कर लेते हैं, सब्सिडियरी बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, उसके बाद में आता है क्लासीफाइंग स्टेप। क्लासीफाइंग में आप क्या करते हैं, जो एंट्रीज़ आपने बनाई हैं उन एंट्रीज़ को, उन ट्रांजैक्शंस को जो रिकॉर्ड हुआ है उन्हें अलग अलग ग्रुप वाइज आप डिवाइड कर देते हैं। हर एक ग्रुप को लेज़र बोला जाता है। हम यहाँ पे मैंने ग्रुप वर्ड यूज़ किया है। ग्रुप को अकाउंट भी बोल सकते हैं आप, अकाउंट फॉर्म करते हैं हम। तो क्लासीफाइंग मीन्स क्लासीफाई द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इनटू सब ग्रुप्स और इनटू सब कैटेगरीज। जैसे आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, जर्नल एंट्री बनाई, और उन जर्नल एंट्रीज़ की हेल्प से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स प्रिपेयर किए। लेज़र अकाउंट होते हैं, अकाउंट आपने प्रिपेयर किए। कैश का एक अकाउंट बनाया आपने, परचेजेस का बनाया, सेल्स का अलग अकाउंट बनाया, परचेज रिटर्न का अलग बनाया। तो इस टाइप से अलग अलग अकाउंट जब आप फॉर्म करते हैं एंट्रीज़ की हेल्प से, तो वो सारे अकाउंट में एंट्री को आप डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। डिवाइड करना इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के स्टेज में लेज़र प्रिपेयर किए जाते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो लेज़र इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। लेज़र को प्राइमरी बुक भी बोलते हैं। तो अभी हमारे पास दो प्राइमरी बुक हो गई हैं, एक कैश बुक है और एक लेज़र है। कैश बुक सब्सिडियरी भी होती है, कैश बुक की दोनों नेचर है, लेकिन प्राइमरी बुक कितनी होती है अकाउंट में, एक कैश बुक प्राइमरी होती है और एक लेज़र प्राइमरी बुक होता है। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ लेज़र अकाउंट्स। लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब आपने जो लेज़र अकाउंट प्रिपेयर करे हैं उन सारे अकाउंट्स को आप समराइज़ करेंगे, एक जगह पर लेकर आएंगे सारे अकाउंट का बैलेंस। उस प्रोसेस को बोला जाएगा समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स समराइज द ओवरऑल recorded and classified data into a smaller data. It means summarize the classified transaction and events at one place. एक जगह आप असेंबल कर लेते हैं सारे अकाउंट का बैलेंस,
असेंबल करने को बोला जाता है समराइजिंग। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये तीन टाइप के अकाउंट बनाए जाते हैं। समराइजिंग में हम देखते हैं कि बड़ा जो डेटा है उसको छोटा कर रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं, एक जगह लेकर आ रहे हैं, और ये तीन अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं समराइजिंग में। इसके बाद आता है इंटरप्रेटिंग। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, तो आपको उस बैलेंस शीट पर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आप अप्लाई करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब कैसे हैं, बिज़नेस की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, बिज़नेस में आगे जो पॉलिसी फार्मूलेशन करना है, आपको अलग अलग डिसीजंस बनाने हैं, वो सब कैसे करने हैं, वो सारी चीज़ें इंटरप्रेटिंग में टूल्स अप्लाई करके ही पता चलती है। मतलब एनालाइज किया जाता है जो भी आपका फाइनेंशियल डेटा आया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आया है, लॉस आया है, या फिर बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ हैं उन सब पे एनालिसिस किया जाता है। और ये सब करने के बाद में जब एनालिसिस भी हो जाता है तो जो रिज़ल्ट आते हैं वो रिज़ल्ट हम कम्युनिकेट कर देते हैं यूज़र्स को। एंड यूज़र्स जिन्हें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है उन्हें यूज़र्स बोला जाता है। यूज़र्स वो लोग होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से अपने डिसीज़न लेते हैं, तो उन लोगों को अकाउंट भेज दिए जाते हैं। अब यूज़र्स क्या हैं इन्हें आगे देखेंगे हम इसी लेक्चर में। इंटरप्रेटिंग में जो टूल्स आप अप्लाई करते हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप ये जो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, आप इन सारी टर्म्स से आपको मालूम होगा, इन सारी टर्म्स के बारे में आपने सुना होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस है, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारी चीज़ें मतलब दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स विच आर यूज टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। with these tools you can with these tools you are able to analyze the financial statement, financial position of a company in order to formulate policies in future and in order to take decision wisely। इसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं कुछ, जैसे कि पहला है यहाँ टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। किसी भी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन्स, लिक्विडिटी पोजीशन, क्रेडिट वर्दीनेस, ये सब चीज़ें अकाउंट से ही पता चलती हैं। तो अकाउंटिंग का प्राइम, मतलब जो प्राइम नहीं बोला जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव, एक मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये भी है कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। प्राइम ऑब्जेक्टिव तो अकाउंटिंग का प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना होता है। दूसरा पॉइंट है टू रिकॉर्ड द डेटा सिस्टमेटिकली। आप अकाउंटिंग में डेटा को सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। वो तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, टू कीप ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये वर्ड जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसका मतलब होता है डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हैं। आज जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन्हें आज रिकॉर्ड किया जाएगा, नेक्स्ट डे की ट्रांजैक्शन को नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम 5-6 दिन की या 7 दिनों की ट्रांजैक्शन एक साथ हो जाएं, उनको एक साथ रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं होता। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन एट अ टाइम आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, और डेट वाइज रिकॉर्ड करने को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना। तो जब टाइम के हिसाब से आप रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसी टाइम आप टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं डेटा को, तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एज पर अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, ये मेन ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आप, टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का पता लगाना। फ्यूचर में अलग अलग टाइप की पॉलिसीज़, अलग अलग टाइप के डिसीजंस लिए जाते हैं प्रॉफिट लॉस अगर आपको एक्यूरेट मालूम है तो उसकी हेल्प से। इसके बाद आते हैं जी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। जहाँ देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं अकाउंटिंग की जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस में। यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती हैं जिन्हें आप कमियाँ बोलेंगे कि अकाउंटिंग में इतनी सारी कमी होती हैं। यहाँ कुछ कमियाँ मैंने यहाँ पे दिखाई हैं आपको। इसमें पहला आता है इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ और बिज़नेस में मैंने 5 साल पहले एक ज़मीन ख़रीदी थी और उस ज़मीन की कीमत 10 लाख थी। तो मेरे अकाउंट में वो जो लैंड परचेज़ किया है वो अकाउंट में 10 लाख रुपीज़ का ही शो हो रहा होगा। और अभी मान लेते हैं 5 साल हो चुके हैं और अभी उस ज़मीन की कीमत 20 लाख है मार्केट में, लेकिन मुझे अपने अकाउंट में 10 लाख ही शो करना पड़ेगा। मार्केट में जो वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड मार्केट वैल्यू, वो मैं अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता। तो ये एक ड्रॉबैक भी कह सकते हैं और कुछ हद तक ये मेरिट भी बोल सकते हैं आप इसे,
कि आप कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में, मतलब अकाउंटिंग में आप मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हुए जो आपकी बुक वैल्यू है, कॉस्ट है, उसी को रिकॉर्ड करते हैं। तो एक लिमिटेशन है कि आप मार्केट की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपको नहीं पता मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। अकाउंटिंग देख के आप मार्केट ट्रेंड नहीं बता सकते। दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, दैट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। दूसरा पॉइंट है, अकाउंटिंग कवर्स ओनली द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इट एक्सक्लूड्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो अकाउंटिंग में आप सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मैंने बताया था अभी, मनी वाली ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो मनी की ट्रांजैक्शंस जो नंबर्स में हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, पर क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की या ऑपरेशन हो रहे हैं बिजनेस में उनकी क्वालिटी वो हम यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है अकाउंटिंग से। दैट इज़ ऑल्सो अ बिग लिमिटेशन ऑफ दिस, मेजर लिमिटेशन बोलेंगे आप इसको, दैट कि यहाँ पे आप क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद है, अकाउंटिंग डील्स ओनली विद मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इट डजंट डील विद नॉन मनी ट्रांजैक्शन विच टुक प्लेस इन बार्टर सिस्टम। तो अकाउंट में सिर्फ हम मनी वाली बात को ही रिकॉर्ड करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर बार्टर सिस्टम हो रहा है, प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते। अगर आपने बिज़नेस में प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज किया है तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा उस पर, डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा, तभी आप प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज करते हैं। पर उस चीज़ को हम अकाउंटिंग में डील नहीं करते, तो वो हमें एक्यूरेट प्रॉफिट नहीं बता पाते। अकाउंटिंग की मतलब अगर नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बिजनेस में, तो हमें अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे और एक्यूरेट प्रॉफिट का मतलब हमें असरटेन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक डिस्कस करना है आप लोगों के साथ वो है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। यूज़र्स वो पार्टीज़ होती हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, जिनका इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में। फ्यूचर में अगर कोई डिसीज़न लेना है हमें अकाउंटिंग के मतलब कोई भी डिसीज़न लेना है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर को, तो ओनर को अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस का पता होना ज़रूरी है। ये जो पार्टीज़ होती हैं, यूज़र्स जिन्हें बोलते हैं हम अकाउंटिंग के, ये कंपनी के अंदर वाले लोग भी हो सकते हैं और बाहर वाले लोग भी हो सकते हैं। तो अगर कंपनी के अंदर के लोग हैं, जैसे कंपनी का मैनेजर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर डायरेक्टर हैं, या ओनर, फाउंडर, जैसे आप फाउंडर को चेयरमैन बोल सकते हैं, मतलब चेयरमैन फाउंडर अलग अलग चीज़ें हैं जैसे। तो इन लोगों को अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, इन ऑर्डर टू टेक डिसीज़न, फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स, इन सब चीज़ों के लिए। ये कंपनी के अंदर वाले लोग होते हैं, तो इन्हें इंटरनल यूज़र बोला जा रहा है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के बाहर के लोग हैं। अकाउंटिंग पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, कंपनी के अकाउंट पे कंपनी के मालिक का कंट्रोल होगा, तो उसे हम इंटरनल बोल रहे हैं। पर बाहर के लोगों का जो है वो कंट्रोल नहीं होता अकाउंट पे, तो यहाँ पर एक्सटर्नल यूज़र बोला जाएगा उन लोगों को। वो लोग जो कंपनी के बाहर के लोग हैं पर फिर भी उन्हें हमारे अकाउंट्स चाहिए, कंपनी के अकाउंट्स की ज़रूरत है, उनको एक्सटर्नल यूज़र, एक्सटर्नल पार्टीज़ बोलते हैं। तो इंटरनल यूज़र में जो लोग आते हैं वो हैं डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम्प्लॉयज़, ओनर, फाउंडर, ये सारे लोग, मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स। इनको ज़रूरत क्यों पड़ती है अकाउंट्स की? देखिए, अगर मैं डायरेक्टर, सीईओ की बात करूं तो फ्यूचर में जो पॉलिसीज़, कंपनी की स्ट्रेटजीज़ बनानी है, उन सब चीज़ों के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एम्प्लॉयज़ के साथ अकाउंट शेयर करे जाते हैं जिससे कि एम्प्लॉई मोटिवेट रहे, एम्प्लॉई का पार्टिसिपेशन रहे डिसीजन मेकिंग में, इसलिए एम्प्लॉयज़ के साथ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। यहीं पर अगर एक्सटर्नल यूज़र की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़र में गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग आएंगे जो आपको यहाँ पे विजिबल हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं इन्हें। गवर्नमेंट को आपके अकाउंट की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना है, इसीलिए जब आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट आपसे अकाउंट मांगती है कि आप पहले अकाउंट दिखाइए, उसके कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उस हिसाब से अगर आपने सही टैक्स दिया है वो कैलकुलेशन करके, मतलब आपसे टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट को आपके अकाउंट्स चाहिए। कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। तो सब्सिडी ज़्यादातर एक्सपोर्टर्स को दी जाती है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। तो वो सब्सिडी भी गवर्नमेंट अकाउंट्स देखकर ही देती है कि पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दीजिए, प्रॉफिट में जा रहे हैं, अच्छी बात है, आपको प्रमोट किया जाएगा। तो प्रॉफिट या लॉस का पता अकाउंट देख कर ही चलता है, उसी से टैक्स और सब्सिडी का कैलकुलेशन और डिसीजन लिए जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दो टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, एक है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सिंपल बैंक हैं जो आप लोगों को लोन देते हैं। तो अगर बिज़नेस को लोन चाहिए तो सबसे पहले बैंक वाले अकाउंट मांगेंगे आपसे, तभी आपको लोन देंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत बिज़नेस बैंक को भी पड़ती है लोन देने के लिए। बिज़नेस अकाउंट प्रोड्यूस करेगा और लोन लेगा बैंक से, ये एक सिंपल प्रोसेस है। दूसरा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग सर्विसेज कोर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराती, लेकिन किसी ना किसी टाइप से आपको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इनमें फाइनेंसिंग सर्विस आ जाती हैं, दूसरा इसमें इंश्योरेंस सर्विस भी आ सकती है। तो अगर आपको इंश्योरेंस करवाना है अपने बिज़नेस का, तो सपोज़ किसी इंश्योरेंस कंपनी से आप बिज़नेस का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, एसेट का इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने अकाउंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जिससे आपके जो इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड है या फिर जो कवर है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो लाइफ कवर है, उस चीज़ का पता चल सके। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये सभी लोग मांगते हैं, बैंक या फिर लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस, ये आपसे अकाउंट मांगेंगे आपके, इन्हें ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपको सर्विसेज दे सकें। तो आप अगर सर्विस रेंडर करना चाहते हैं बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का, तो फिर आपको अकाउंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ये यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग के एक्सटर्नल। इसके बाद आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज़। तो कुछ रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट पर अपनी रिसर्च करती हैं। कुछ हैं, जैसे एक है नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑल ओवर कई टाइप की रिसर्च करती है और डेटा कलेक्ट करती है। कंपनीज़ के ऊपर जो रिसर्च करते हैं वो लोगों को भी फाइनेंशियल डेटा की ज़रूरत पड़ती है अपनी रिसर्च को कंक्लूड करने के लिए। इसके बाद आते हैं सप्लायर्स। तो सप्लायर वो लोग होते हैं जो आपके बिज़नेस में रॉ मटेरियल दे रहे हैं, आप उनसे रॉ मटेरियल लेकर फिनिश गुड्स बना के मार्केट में बेचते हैं। तो सप्लायर उस बिज़नेस को मटेरियल सप्लाई करने में इंटरेस्टेड होते हैं जो प्रॉफिटेबल बिज़नेस हैं और जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है। तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप टाइम पर सप्लायर का पेमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज़ सप्लायर को आपके अकाउंट से ही पता चलेगी। अकाउंट देख के क्रेडिट वर्दीनेस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और अगर ये अच्छी है क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब आप टाइम पर पेमेंट कर देंगे सप्लायर का, आप अभी उधार सामान खरीद रहे हैं, तो सप्लायर आपको ईजिली सप्लाई करेगा। सप्लायर भी आपके अकाउंट देख के ही डिसाइड करता है कि कौन सी कंपनी को सप्लाई करना है। देन इन्वेस्टर आते हैं। इन्वेस्टर वो लोग हैं जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं आप इसे, शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, ये लोग होते हैं। तो आप अगर कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पहले उस कंपनी में उस कंपनी को देखेंगे जिसका प्रॉफिट हो रहा है, पिछले कई सालों में प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन अच्छी है, जिस पर रिटर्न अच्छे मिलते हैं। तो अगर आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो वो पहले आप अकाउंट चेक करेंगे कंपनी के, अकाउंट से ही पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कितना मिला, रिटर्न कितना मिला, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कितना मिला, ये सारी चीज़ें। तो इन्वेस्टर्स अकाउंट देख के ही ये डिसाइड करता है कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना है। लास्ट है कॉम्पिटिटर। अभी इन सब को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पर जो अभी मैं बोल रहा हूँ डिटेल भी आपके साथ यहाँ पर विजिबल होगी। लास्ट कॉम्पिटिटर है। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचें कि अगर आप कॉम्पिटिटर हैं किसी कंपनी के और दूसरी कंपनी से आपको अच्छी सेल्स करनी है, तो अगर आपको उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप अपनी स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ कुछ इस टाइप से बनाएंगे कि आप उससे आगे निकल जाएं। तो कॉम्पिटिटर को भी अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करने के लिए, बदलने के लिए। तो इसीलिए कॉम्पिटिटर भी एक एक्सटर्नल पार्टी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का। इसमें अब हम डिटेल में देख लेते हैं जी। कंपनी मैनेजमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ती है ये मैं अभी बता चुका हूँ। मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, ओनर, फाउंडर, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारे लोग आते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है बिज़नेस की, ये सब चीज़ें मैनेजमेंट को पता होनी चाहिए, सो दैट दे कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसीज़ एंड मेक ऑपरेशनल एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर्स। तो योर कॉम्पिटिटर एक्सेस योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑर्डर टू इवेल्युएट इट्स फाइनेंशियल कंडीशन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज दे गेन यहाँ कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं। विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर गेन एन एडवांटेज ओवर यू एंड दे कुड ऑल्टर देयर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज। यहाँ पर इस गेन का मतलब ये है कि आपके ऊपर एक एडवांटेज गेन कर लेगा कॉम्पिटिटर और अपनी स्ट्रेटजीज, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज को अकॉर्डिंगली ऑल्टर करेगा आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से।
इसके बाद है एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत क्यों होती है जी? सिंपल अभी बताया था, पार्टिसिपेटिव नेचर का जो मैनेजमेंट है वो चाहता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहें, इन्वॉल्वमेंट बना रहे एम्प्लॉयज़ का, एफिशिएंसी बनी रहे, तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ के साथ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करके उनका मोटिवेशन और एक पार्टिसिपेशन बोला जाए तो उस चीज़ को बनाया जाता है। इसके बाद है गवर्नमेंट आप जो आपने टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, जो आपको सब्सिडी मिलनी है, वो चीज़ें गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है तो आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगी जाती है। तो टैक्स और सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इज़ अ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। कुछ ऐसे एनालिस्ट होते हैं जो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट का एनालिसिस करते हैं और फिर अपने क्लाइंट्स को बताते हैं कि आपको किस कंपनी में पैसा लगाना है। तो ऐसे एनालिस्ट को भी प्रॉफिट मतलब आपके अकाउंट से ही पता चलेगा कि आपकी पोजीशन कैसी है और एनालिसिस वो इजीली कर पाएंगे। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत एनालिस्ट को भी पड़ती है, जिससे कि वो कंपनी जो बेटर कंपनी है या बेस्ट कंपनी है जो रिटर्न दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को, उसका पता लगा सकें और अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर सकें। इसके बाद है इन्वेस्टर्स सिंपल हैं, अभी मैंने बताया था कि आपके बिज़नेस में पैसा लगा रहा है पर्सन, तो वो पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ही देखेगा और जिसकी पोजीशन अच्छी है, जिसके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, डिविडेंड या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये चीज़ें जो डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये ज़्यादा अच्छे मार्जिन्स में मिल रही हैं किसी कंपनी से, तो वहीं पर शेयर जो स्टॉक में वो है, शेयर होल्डर कहें या इन्वेस्टर कहें, पोटेंशियल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके बाद लेंडर्स वो लोग हैं जो कंपनी को लोन देते हैं, आपके बिज़नेस को लोन दे रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं जी, ये लोन दे रहे हैं और फ्यूचर में ये लोन वापस लेंगे। तो आप अगर किसी कंपनी को लोन दे रहे हैं, किसी बिज़नेस को लोन दे रहे हैं, तो उस बिज़नेस को आप प्रायोरिटी देंगे जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, ये आपको अकाउंट से ही पता चलेगा। अब आती हैं रेटिंग एजेंसीज़। कुछ रेटिंग एजेंसीज़ हैं लाइक केयर एंड क्रिसिल, वो इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं और ये एजेंसीज़ क्या करती हैं कि ये इंडिया में ही नहीं, वैसे तो बाहर की कंट्रीज़ में भी इनका काम है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रेट करके पूरा एक कैलकुलेशन करके ये बताती हैं कि कौन सी कंपनी ऊपर है, कौन सी कंपनी नीचे है, एक हिरार्की बना देते हैं, एक रैंकिंग दे देते हैं कंपनीज़ को। तो रेटिंग एजेंसीज़ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, बैलेंस शीट से ही ये सारी चीज़ें पता लगाती हैं। तो ये भी यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के। इसके बाद आते हैं जी सप्लायर्स। Supplier will require financial statement in order to decide whether it is safe to extend credit to a company। मतलब सप्लायर वो लोग हैं जो आपको, मैंने अभी बताया था सप्लायर पीछे, आपको सप्लाई कर रहे हैं रॉ मटेरियल और रॉ मटेरियल उसी बिज़नेस को सप्लाई करना प्रायोरिटी होती है सप्लायर की, जिसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है तो भी अकाउंटिंग देखकर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या सप्लायर क्रेडिट पीरियड बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए, सप्लायर को डिसाइड करना है ये। इसके बाद आता है यूनियन, ये पीछे अभी डिस्कस नहीं हुआ था। यूनियन या ट्रेड यूनियंस बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप है, ऑपरेट होता है बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में। तो ये यूनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता लगाते हैं कि कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो अच्छी कंपनसेशन दे रहा है, अच्छी सैलरी रेमुनरेशन दे रहा है, किस कंपनी में बेनिफिट्स ज़्यादा मिल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो यूनियन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट्स, कंपनसेशन, रेमुनरेशन, सैलरीज, इन सब का पता लगाते हैं और जहाँ बेटर है वहाँ पर स्विच करते हैं ये लोग। तो आज के लेक्चर में हम